अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मेरा नाम खुर्रम शहजाद सियाल है और आप देख रहे हैं सिटी कॉलेज का प्लेटफॉर्म से मैथमेटिक्स के लेक्चर। डियर स्टूडेंट्स, मेरा ताल्लुक़ मरियम कैंपस जिना कैंपस से है। तो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने चैप्टर नंबर 2 का आगाज़ किया था और चैप्टर नंबर 2 के आगाज़ करने की जो लॉजिक थी मैंने वो भी आपको बता दी थी कि लॉजिक क्या है। तो उस लेक्चर में जो हमारा प्रीवियस लेक्चर गुजरा है उसमें हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन का पहला पेज पढ़ा था। वो इसलिए कि ताकि आप लोगों की ज़रा माइंड मेकिंग हो जाए और आप थोड़ा सा जहनी तौर पर तैयार हो जाएं, आमादा हो जाएं कि हमने चैप्टर 2 का आगाज़ करना है। सो चैप्टर 2 का आगाज़ हम कर चुके। अब मैंने यहाँ पे डिस्कस करना है बच्चों सेकंड पेज से ऑनवर्ड। जितना हमारे इस मुकर्रर वक्त के अंदर जो लेक्चर डिलीवर हो सकेगा वो इंशाल्लाह हम वहाँ तक आगे जाएंगे। अच्छा बच्चों, मैंने यहाँ पर ये एक पेज लगाया हुआ है, ये आपकी बुक का पेज है, ये बुक का चैप्टर नंबर 2। यहाँ पे मैं देख लेता हूँ पेज नंबर बच्चों 30 है जो आप लोगों ने ओपन करना है। पेज नंबर 29 जो है हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। तो डियर स्टूडेंट्स, हो सकता है कि ये पेज आपको दिखाई ना दे रहा हो, तो कोई बात नहीं, ये पेज मैंने वैसे भी अपने लिए लगाया हुआ है, तो आप लोगों के पास वो बुक अवेलेबल होनी चाहिए। आप अपनी बुक ओपन कर लीजिए और इस पेज को सामने रख लीजिए ताकि जब मैं रेफरेंस दूं तो आपको पता लग जाए कि मैं कौन सी बात करने जा रहा हूं। क्योंकि मैं यहाँ पर बुक नहीं पकड़ के खड़ा हो सकता, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये पेज रेफरेंस के तौर पर यूज़ कर लिया है। तो बच्चों, अब यहाँ पर सिलसिला क्या है, देखो इस लेक्चर के अंदर पेज नंबर 32 हम डिस्कस करने जा रहे हैं, सॉरी 30, और पेज नंबर 29 पर हमने सेट की डेफिनेशन पढ़ी थी। हम पढ़ा था कि अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। ये डेफिनेशन हमने सेट की पढ़ी थी और फिर हमने ये पढ़ा था कि सेट को कैपिटल अल्फ़ाबेट्स के साथ डिनोट किया जाता है, और ये हमने पढ़ा था कि स्मॉल अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो सेट के एलिमेंट्स को बच्चों ज़ाहिर करने की सलाहियत रखते हैं। और उसके बाद हमने सेट को रिप्रेजेंट करने के 3 तरीके डिस्कस किए थे। पहला तरीका था हमारे पास डिस्क्रिप्टिव मेथड, जिसमें हम एक डिस्क्रिप्शन दे देते थे। दूसरा मेथड था हमारे पास टेबुलर मेथड, जिसमें हम एलिमेंट्स को एक लिस्ट बनाकर पेयर ऑफ करली ब्रैकेट में इनक्लोज कर देते थे। और एक तरीका था हमारे पास सेट बिल्डर नोटेशंस का। सेट बिल्डर नोटेशन के अंदर बच्चों हमने क्या किया था, हमने कहा था कि हम सिंबल्स यूज़ करेंगे, लेटर्स यूज़ करेंगे, कंडीशंस यूज़ करेंगे, और कॉमन प्रॉपर्टी जो सेट के तमाम एलिमेंट्स को ज़ाहिर करने की सलाहियत रखती होगी वो प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे। तो बहरहाल वो आप लोगों ने बच्चों अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा होगा और बहुत अच्छे तरीके से उसको अंडरस्टैंड भी किया होगा। इसके बाद हम चलते हैं अपने अगले पेज पर। तो अगले पेज पर बच्चों यहाँ पर ये सेकंड जो पैराग्राफ है, ये वाला जो पैराग्राफ, इस पैराग्राफ में बच्चों हमारे पास लिखा हुआ है द सिंबल यूज्ड फॉर मेंबरशिप। यानी मेंबरशिप के लिए हम किसी भी सेट के अंदर मेंबरशिप के लिए बच्चों इस सिंबल को इस्तेमाल करते हैं। इस सिंबल को कहते हैं बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू, और अगर हम इसको क्रॉस कर दें तो ये होगा डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है बच्चों, तो इस पैराग्राफ में सिर्फ यही बात लिखी हुई है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास बच्चों एक सेट है ए के अंदर मेरे पास एलिमेंट्स हैं जी ए, ई, आई, ओ और यू। तो बच्चों मेरे पास इस सेट के अंदर ये 5 एलिमेंट्स हैं जो वेल डिफाइंड हैं और डिस्टिंक्ट हैं। उनकी कलेक्शन जो है ये क्या बन रही है, हमारे पास एक सेट बन रही है। अब इस सेट के अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि ए बिलोंग करता है कैपिटल ए से। तो इसका मतलब है ए जो है वो कैपिटल ए के अंदर मौजूद है, तो इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ए इज़ द एलिमेंट ऑफ ए। इसी तरीके से मैं यहाँ पे अगर एक और पॉइंट लिखूँ तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि सी। अब सी यहाँ पे सेट के अंदर आप देख रहे हैं सी कहीं भी आपको दिखाई नहीं दे रहा, तो हम इसको लिखेंगे सी डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो बच्चों अब ये 2 बातें आपको पता लग गई। तो इस पैराग्राफ के अंदर हमने इन 2 पॉइंट्स को डिस्कस किया है। इन 2 पॉइंट्स का मतलब ये है कि एक में हम बिलोंग करवा रहे हैं और एक में हम बिलोंग नहीं करवा रहे। तो ये सेकेंड पैराग्राफ जब आप पढ़ेंगे तो आपको सारी बात जो है वो क्लियर हो जाएगी। तो मतलब 2 सिंबल्स हमने डिस्कस किए इस पैराग्राफ में, बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू। इसके बाद बच्चों यहाँ पर हमारे पास इस पेज के अंदर ऊपर कुछ
अंडरस्टूड सेट लिखे हुए हैं जो आप छोटी क्लासेस से याद करते आ रहे हैं, तो आपको अब भी याद होने चाहिए, और अगर याद नहीं है तो काइंडली इनको याद कर लीजिए कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो है उसके अंदर 1 2 3 4 एंड अप टू सो ऑन होता है। इसी तरीके से सेट ऑफ होल नंबर जो है वो 0 से स्टार्ट होता है। सेट ऑफ इंटीजर में 0 +-1 +-2 पॉजिटिव इंटीजर्स भी होते हैं और नेगेटिव इंटीजर्स भी होते हैं। इसी तरीके से सेट ऑफ ऑल नेगेटिव इंटीजर्स, इसमें 0 को हटाकर -1 -2 -3 लिखेंगे। पॉजिटिव में 0 को हटाकर +1 +2 +3 लिखेंगे। अच्छा, इसी तरीके से ऑड नंबर्स का जो सेट है वो पॉजिटिव नेगेटिव के साथ 1 पॉजिटिव नेगेटिव 3 पॉजिटिव नेगेटिव 5, और इवन नंबर्स का सेट 0 +-2 +-4 एंड सो ऑन। सेट ऑफ रैशनल नंबर की डेफिनेशन बच्चों हम चैप्टर नंबर 1 में डिटेल से पढ़ चुके हैं। इरेशनल भी डेफिनेशन हम चैप्टर नंबर 1 में डिटेल से पढ़ चुके हैं, और ये भी हम चैप्टर नंबर 1 में डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास रैशनल और इरेशनल का जब यूनियन किया जाए तो सेट ऑफ रियल नंबर जो है वो हमें हासिल होता है। तो बच्चों, ये जो बेसिक पोर्शन है ये आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए। तो इसको उम्मीद है कि आप याद करेंगे, ये आगे बहुत सारी जगहों पे इस्तेमाल होता रहेगा, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिख देंगे, होल नंबर सिर्फ सिंपल लिख देंगे, आपको इसको समझना होगा। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास इस पैरा पेज पर यहाँ पे ये डेफिनेशन लिखी हुई है। इस डेफिनेशन में बच्चों लिखा हुआ है इक्वल सेट, और नीचे हमारे पास जो डेफिनेशन लिखी हुई है वो लिखी हुई है इक्विवेलेंट सेट्स की। तो बच्चों, हमने डिस्कस करना है यहाँ पे इक्वल और इक्विवेलेंट सेट्स को। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर इक्वल सेट क्या होते हैं? लेट सपोज कि मेरे पास दो सेट हैं ए के अंदर एलिमेंट्स हैं जी हमारे पास 1 2 3, और इसी तरीके से बच्चों बी मेरे पास एक दूसरा सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स जो हैं वो लिखे हुए हैं 3 2 1। अब इन दोनों सेट्स में आप ज़रा देखिए कि जो हमारे पास बच्चों एलिमेंट्स हैं, जो दोनों सेट्स के अंदर हमारे पास एलिमेंट्स हैं वो सेम तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उनकी तरतीब जो है वो डिफरेंट है। तो बच्चों, यहाँ पे हमारे पास इक्वल सेट के अंदर यही डेफिनेशन होती है कि एक तो दो सेट अगर हमारे पास ए और बी मौजूद हैं, उनके अंदर सेट्स के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो सेम हों। तो सेम से मुराद यहाँ पर देखिए 1 सेम है, उसके बाद 2 जो है ये भी सेम है, उसके बाद 3 जो है ये भी सेम है। तो इसका मतलब है एलिमेंट्स दोनों सेट्स के अंदर सेम है। अच्छा, अब दोनों सेट्स के अंदर उनकी जो तादाद है वो भी सेम है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है बच्चों। तो ऐसी सूरत में हम कहेंगे कि यहाँ पे ए और बी ये हमारे पास बच्चों क्या हैं? दो इक्वल सेट्स हैं। ए इज इक्वल टू बी। हाँ जी, इक्वल सेट के अंदर क्या समझा हमने कि एक तो एलिमेंट्स सेम हो, दूसरा क्या समझा कि एलिमेंट्स की तादाद भी बच्चों क्या हो? सेम हो। तब उन सेट्स को हम नाम देंगे किसका? इक्वल सेट्स का। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे बच्चों इस डेफिनेशन के अंदर यही पॉइंट हमारे पास मेंशन है। आप अपनी बुक को ज़रा पढ़िए, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 सेट्स ए एंड बी आर इक्वल, ए इक्वल टू बी इफ एंड ओनली इफ दे हैव द सेम एलिमेंट्स, that is if only and only if every element of each set is the element of the other set. Thus the sets 1 2 3 and 3 2 3 1 या 2 1 3 are equal from the definition of equality। तो ये सारी बात आप पढ़ेंगे तो आपको सारी बात क्लियर हो जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पे उसने एक और पॉइंट डिस्कस किया है। उसने कहा जी हर एलिमेंट किसी भी सेट का, हर एलिमेंट दूसरे सेट का भी एलिमेंट होता है। इक्वल सेट की ये भी खासियत होती है, यानी 3 अगर ए के अंदर है तो 3 बी के अंदर भी है। तो ए के सारे एलिमेंट्स बी में मौजूद हैं और इसी तरह से बी के सारे एलिमेंट्स ए के अंदर मौजूद हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास ये सेट्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट हमारे पास एक डेफिनेशन आ रही है, इसमें लिखा हुआ है, आखिरी लाइन में लिखी हुई है इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट सेट्स कौन से होते हैं? तो डियर स्टूडेंट्स, इक्विवेलेंट सेट्स होते हैं हमारे पास वो सेट्स जिनमें हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो जो हैं वो क्या हो? इक्विवेलेंट सेट्स के अंदर एलिमेंट्स की तादाद तो बराबर होती है लेकिन एलिमेंट्स बराबर नहीं होते। मिसाल के तौर पे देखें, ए मेरे पास एक सेट है, इस ए के अंदर एलिमेंट्स हैं जी 1 2 3, और इसी तरीके से बी मेरे पास एक दूसरा सेट है, इसके अंदर डियर स्टूडेंट्स एलिमेंट्स हैं ए बी एंड सी। तो अब यहाँ पर ज़रा नोट करोगे आप लोग कि यहाँ पे हमारे पास दोनों सेट्स के अंदर
एलिमेंट्स की तादाद सेम है, यानी पहले सेट में भी 3 एलिमेंट्स हैं, दूसरे सेट में भी 3 एलिमेंट्स हैं, तो एलिमेंट्स की तादाद क्या है, सेम है। लेकिन जो एलिमेंट्स हैं वो सेम नहीं है, इसमें 1 है उसमें 1 नहीं है, ए है, इसमें 2 है उसमें 2 नहीं है, बी है, उसमें 3 है 3 नहीं है, सी है। तो इसका मतलब है तादाद बराबर है लेकिन एलिमेंट्स बराबर नहीं है, तो इसका मतलब है ये सेट्स क्या कहलाएंगे बच्चों, इक्विवेलेंट कहलाएंगे जी। इक्वल में और इक्विवेलेंट में मेरा ख्याल है कि फ़र्क क्लियर हो गया होगा। इक्वल में तादाद भी बराबर होती है, एलिमेंट्स भी बराबर होते हैं, और इक्विवेलेंट्स में तादाद बराबर होती है, एलिमेंट्स बराबर नहीं होते। तो ऐसे सेट्स को हम नाम देते हैं बच्चों इक्विवेलेंट सेट्स का। इसके बाद चलते हैं बच्चों हम अगले पेज पर, पेज नंबर 31 आप ओपन करेंगे। मैं यहाँ पे पेज नंबर 31 जो है वो सेट डाउन कर देता हूँ। तो देखिए मेरे पास हमारे पास पेज नंबर 31 ये मैं यहाँ पे सिलेक्ट करने लगा हूँ। ये बच्चों मेरे पास पेज नंबर 31 आ गया, मैंने इसको यहाँ पे रखा और थोड़ा सा एक्सटेंड कर लिया। टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, कोई बात नहीं, हमें कोई टेंशन नहीं है, हम इसको ज़रा छोटा कर लेते हैं ताकि हम इसको देख सकें। लो बच्चों यहाँ पे मैंने ज़रा ये खेल खिलावा भी है बच्चों, ज़रा बोर्ड जो है ये हमारा, अच्छा चलें बाहर क्या। ये बच्चों यहाँ पे इक्विवेलेंट सेट की जो डेफिनेशन है वो चल रही है यहाँ तक, ये इक्विवेलेंट सेट के अंदर। अच्छा यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ बच्चों पेज नंबर 31 के ऊपर, ये जिसको मैंने जिस एरिया को अंडरलाइन किया, पेज के दरमियान वाला हिस्सा है, यहाँ पर लिखा हुआ है दस द सेट एन एंड ओ आर इक्विवेलेंट, यानी सेट ऑफ नेचुरल नंबर और सेट ऑफ ऑड नंबर। ये एग्जाम्पल नंबर 1 के अंदर 2 सेट दिए हुए हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर दिया हुआ है और सेट ऑफ ऑड नंबर्स दिया हुआ है। कहते हैं कि ये दोनों सेट्स जो हैं वो इक्विवेलेंट हैं, बट नोटिस दैट दे आर नॉट इक्वल, लेकिन ये इक्वल नहीं है। जाहिर बात है, नेचुरल नंबर में एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 और ऑड नंबर में एलिमेंट्स हैं 1 3 5 7, तो 2 मिसिंग है, 4 मिसिंग है, 6 मिसिंग है। तो इसका मतलब है ये इक्विवेलेंट तो हैं लेकिन इक्वल नहीं है। अच्छा, अब बहुत सारे बच्चे ये सवाल पूछते हैं, कहते हैं सर नेचुरल नंबर का जो सेट है वो भी इनफाइनाइट है और जो सेट ऑफ ऑड नंबर है वो भी इनफाइनाइट है, तो चूँकि हमें दोनों के एलिमेंट्स की तादाद ही मालूम नहीं है तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये इनके अंदर एलिमेंट सेम हैं कि नहीं, ये इक्विवेलेंट हैं या नहीं है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये बात समझनी होगी, ये बात अंडरस्टैंड करनी होगी कि जब आप किसी इनफाइनाइट सेट को सेट ऑफ नेचुरल नंबर के साथ कंपेयर करते हैं तो डेफिनेटली क्या हो जाते हैं, इक्विवेलेंट सेट हो जाते हैं। तो यहाँ पर उसने लिखा हुआ है समटाइम्स द सिंबल इज यूज्ड फॉर मीन इज इक्विवेलेंट टू, यानी अब इक्विवेलेंट होने के सिंबल को बच्चों हम जाहिर किस तरह से करते हैं, हम जाहिर करते हैं जी n इज इक्विवेलेंट टू ऑड नंबर। ये जो सिंबल आप देख रहे हैं ये इस तरह का सिंबल, इसको इक्विवेलेंट बोला जाता है। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज इक्विवेलेंट टू ऑड नंबर। इसके बाद बच्चों इसी पेज पर अगली जो डेफिनेशन है हमारे पास, वो डेफिनेशन लिखी हुई है ऑर्डर ऑफ सेट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑर्डर ऑफ सेट। बच्चों ऑर्डर ऑफ सेट क्या होगा, किसी भी सेट के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं उसको सेट का ऑर्डर कहा जाता है। मिसाल के तौर पे मेरे पास एक सेट, हम फर्ज कर लेते हैं कि एक सेट है मेरे पास, इसके अंदर 1 2 और 3, ये एक सेट है। अब इसका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, ऑर्डर बच्चों इसका ऑर्डर होगा 3, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने 3 हैं, तो लिहाजा इसका ऑर्डर कितना होगा 3 होगा। तो अगर हमारे पास कोई सेट ऐसा हो कि जिसमें सिंगल एलिमेंट हो तो उसका ऑर्डर 1 होगा, और उस सेट को स्पेशल नेम बच्चों यहाँ पे देखिए इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है, इस पे लास्ट पैराग्राफ की पहली लाइन में, द सेट अ सेट हैविंग ओनली 1 एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। किसी सेट के अंदर सिर्फ एक एलिमेंट हो तो उसको नाम दिया जाएगा सिंगलटन सेट का। जस्ट लाइक मेरे पास यहाँ पर बच्चों एक सेट दिया हुआ है बी, अब इस बी के अंदर सिर्फ मेरे पास एक एलिमेंट 0 है, तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये सिंगलटन सेट है। अच्छा, ये 0 बाई चांस लिखा गया, बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर 0 तो कोई एलिमेंट नहीं होता, तो बी के अंदर अगर 0 लिखा हुआ तो इसका मतलब है ये सिंगलटन कैसे होगा, ये तो खाली सेट हो गया, एम्प्टी सेट हो गया। तो नहीं डियर स्टूडेंट्स, ये बात आपको अंडरस्टैंड करनी है कि 0 बाकायदा तौर पर एलिमेंट है, और इसी तरह से इस सेट को क्या कहा जाएगा, सिंगलटन सेट कहा जाएगा। तो अब 0 के अलावा कोई भी और एलिमेंट हो सकता है, यानी सी अगर हम लिख लें तो सी के अंदर हम ए लिख देते हैं, सी के अंदर हम या डी के अंदर हम
5 लिख देते हैं। तो ऐसा सेट जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट होगा दैट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। और इसी तरीके से अब नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है बच्चों एम्प्टी सेट का। अब एम्प्टी सेट क्या है? एम्प्टी सेट हम डी से जाहिर कर रहे हैं। अब डी के अंदर क्या होगा? जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो उसको हम क्या कहते हैं? एम्प्टी सेट। तो बच्चों अब मेरा ख्याल है आपको पता लग गया होगा कि हमारे पास सिंगलटन सेट का जो ऑर्डर होगा वो 1 होगा और एम्प्टी सेट का जो ऑर्डर होगा वो कितना होगा बच्चों? 1 होगा। 1 होगा? गलत। तो इसका मतलब क्या होगा? 0 होगा। तो यानी जो हमारे पास ऑर्डर ऑफ सिंगलटन सेट जो है वो 0 होगा। इसके अंदर कोई भी एलिमेंट यहाँ पे शामिल नहीं है, तो लिहाजा हम कहेंगे कि हमारे पास एम्प्टी सेट का जो ऑर्डर है वो 0 होगा। और सिंगलटन सेट का फिर ऑर्डर कितना होगा? जी बच्चों, सिंगलटन सेट का ऑर्डर 1 होगा। मेरा ख्याल है कि ये बात अब आपको क्लियर हो गई। इस पेज पे हमने 2 बातें और नई सीख ली। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट जाते हैं, देखें नेक्स्ट पेज हमारा कौन सा होगा जी? पेज नंबर 32 होगा। आप पेज नंबर 32 जो है वो ओपन करेंगे बच्चों। ये पेज नंबर 32 मेरे पास आ चुका। जी बच्चों, अब पेज नंबर 32 मैंने यहाँ पे खोल लिया हुआ है सामने। इस पे 2 बातें और 2-3 बातें और लिखी हुई हैं जिनको हमने अंडरस्टैंड करना है और ये बहुत बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट है जिसको आप अंडरस्टैंड करेंगे। बच्चों इस पे एक तो लिखा हुआ है हमारे पास फाइनाइट सेट। जी बच्चों, एक क्या लिखा हुआ है? फाइनाइट सेट। ये यहाँ पे हेडिंग लगी हुई है फाइनाइट सेट की, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। तो डियर स्टूडेंट्स, फाइनाइट सेट कौन से होते हैं? जिनके अंदर एलिमेंट्स जो हैं वो काउंट किए जा सकते हों उनको नाम देते हैं फाइनाइट। जाहिरी बात है, 5 एलिमेंट्स होंगे तो फाइनाइट, 10 एलिमेंट्स होंगे तो फाइनाइट, 100 एलिमेंट्स होंगे तो फाइनाइट। तो डियर स्टूडेंट्स 1000 एलिमेंट्स भी होंगे तब भी तो फाइनाइट ही होगा। अगर 100,000 यानी 1,00,000 एलिमेंट हो तब भी क्या होगा? फाइनाइट। तो इनफाइनाइट होगा कब? जब उसके अंदर एलिमेंट्स लामहदूद होंगे, इतने होंगे कि जिनको हम काउंट ही नहीं कर सकते होंगे, जिनके लिए हम कोई काउंटिंग का नंबर बयान नहीं कर सकते होंगे, उसको हम क्या कहेंगे? इनफाइनाइट सेट। तो जी बात क्लियर हो गई आप लोगों को कि फाइनाइट सेट वो है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट किए जा सकें और जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट ना किए जा सकें वो इनफाइनाइट सेट्स। तो यहाँ पर आपकी बुक के अंदर यही लिखा हुआ है कि अगर हमारे पास लेट सपोज कि एक सेट है, उसके अंदर एलिमेंट 1, 2, 3 अप टू सो ऑन n तक हों, यानी n से मुराद लास्ट एलिमेंट मौजूद हो, तो उसको हम नाम देंगे किसका? फाइनाइट सेट का। और इसी तरीके से अगर एक सेट ऐसा हो जो स्टार्ट हो रहा है, मतलब फ़र्ज़ कर लो 0 से 1, 2, 3, 4 एंड अप टू सो ऑन, कहाँ पे ख़त्म हो रहा है कोई पता नहीं कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, तो बच्चों ऐसे सेट को क्या कहा जाएगा? इनफाइनाइट सेट्स। लो भाई, इसके बाद बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो शुरू होने जा रहा है ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इस टॉपिक के अंदर हमने डिस्कस करना है सबसेट को। अब सबसेट क्या होता है? बचपन से पढ़ते आ रहे हैं सबसेट, लेकिन याद कभी नहीं होता। तो अब मैं आपको समझाने लगा हूँ तो इंशाल्लाह ये बात आपको याद हो जाएगी, भूलेगी नहीं कभी आप लोगों को। तो डियर स्टूडेंट्स, सब का मतलब क्या होता है? याद रख लेना, सब का मतलब होता है छोटा। ठीक है, तो मतलब सब ऑफिसर जो होता है वो किसी का मातहत होता है। मेरी बात को समझ रहे होंगे आप? मतलब सब का मतलब जिसके पास इख्तियारात कम हो वो सब होता है, जिसके पास इख्तियारात ज़्यादा हो वो सुपर होता है। ठीक हो गया ना? तो अब यहाँ पे मेरे पास एक सिलसिला है कि एक सेट है बच्चों ए, इस ए के अंदर एलिमेंट्स हैं 1, 2 एंड 3। और इसी तरीके से दूसरा सेट है बच्चों बी, बी में हमारे पास एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4 और ये 5। तो बच्चों 5 तक ये सेट के अंदर बी के अंदर मौजूद हैं। अब ज़रा चेक कीजिए कि ए के पास जो इख्तियारात हैं वो 3 हैं और बी के पास जो इख्तियारात हैं वो 5 हैं। तो उसका मतलब है बी जो है वो अथॉरिटेटिव हुआ ना, बी तो बड़ा हो गया, ए क्या हो गया? छोटा हो गया। तो इसका मतलब है ए के अंदर एलिमेंट्स कम हैं, बी के अंदर एलिमेंट्स ज़्यादा हैं। लेकिन एक बात यहाँ पर और ज़रा जहन में रखनी है
कि कहीं ऐसा ना हो कि ए के इख्तियारात किसी और लेवल के हों, किसी और तरह के हों, बी के इख्तियारात किसी और तरह के हों, फिर तो वो एक दूसरे के सब नहीं होंगे ना। वो उसका महकमा कोई और है, उसका महकमा कोई और है, तो वो उसका अफसर कैसे हो सकता है? वो तो उसका अफसर नहीं ना हो सकता। तो महकमा सेम होना ज़रूरी है। महकमा सेम होने का मतलब ये है कि एलिमेंट्स तकरीबन सेम होना ज़रूरी है। यानी जो एलिमेंट्स ए के अंदर मौजूद हैं वो सारे के सारे एलिमेंट्स कहाँ पे मौजूद हैं? बी के अंदर भी मौजूद हैं। यानी जितने इख्तियारात ए इस्तेमाल कर सकता है बी वो तमाम इख्तियारात इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन बी के पास इख्तियारात ज़्यादा हैं। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स बी के पास ज़्यादा हैं। ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए बिलोंग्स टू बी। ए के सारे एलिमेंट्स बी में मौजूद हैं, बट बी हैज़ मोर देन एलिमेंट्स ए। यानी बी के पास जो एलिमेंट्स हैं वो ए से ज़्यादा हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ऐसी सूरत में हम यहाँ पर लिखेंगे कि ए इज़ द सबसेट ऑफ बी। यहाँ पे ए बी का क्या हो जाएगा? सबसेट हो जाएगा। मेरा ख्याल है कि अब आपको ये बात जो है समझ आई होगी कि अगर ए के सारे एलिमेंट्स बी में मौजूद हों और बी के पास, चले वो हम बाद में बात करते हैं, पहले हम ये देखते हैं कि अगर ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर मौजूद हों तो उसको नाम दिया जाता है सबसेट का। यानी ए फिर क्या होगा? बी का सबसेट होगा। अच्छा बच्चों, अब सबसेट जो है इसकी फिर आगे दो किस्म होती हैं। देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सबसेट। आगे इसके पास दो हिस्से होते हैं। एक होता है जी प्रॉपर और एक होता है बच्चों इम्प्रॉपर। ये यहाँ पर लिखा हुआ है आपके पास, यहाँ पे इसी पेज के ऊपर, ये प्रॉपर और ये इम्प्रॉपर। बच्चों ये दोनों एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, यहाँ पे देखें प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबसेट के नीचे। तो अब यहाँ पे आपने प्रॉपर और इम्प्रॉपर को समझना है। प्रॉपर तो क्या होगा कि अगर ए के पास एलिमेंट जो हैं वो सारे के सारे बी में मौजूद हों, लेकिन बी के पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो ए से ज़्यादा हों, तब हमारे पास ए क्या लाएगा? बी का प्रॉपर सबसेट। और उसको आप जाहिर करेंगे इस सिंबल के साथ, यानी इसके साथ आपने और कोई सिंबल यूज़ नहीं करना। आप लिखेंगे ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। लेकिन लेट सपोज कि अगर बच्चों हमारे पास कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो इस टाइप के हो जाएं कि ए के अंदर एलिमेंट्स हैं जी आपके पास 1, 2 एंड 3, और इसी तरह से बी के अंदर एलिमेंट्स हो जाएं जी आपके पास 1, 2 एंड 3। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आप ज़रा गौर करें, ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर मौजूद हैं, लेकिन बी के पास ए से ज़्यादा एलिमेंट्स नहीं हैं। यानी ए और बी के इख्तियारात बिल्कुल बराबर हैं। तो इसका मतलब है ये एक दूसरे के इखलाकी तो सब होंगे, इखलाकी तौर पर तो एक दूसरे के मातहत होंगे। यानी ये ए जो है बी से रिक्वेस्ट करके काम ले सकता है, बी जो है वो ए से रिक्वेस्ट करके काम ले सकता है, लेकिन ऑर्डर जारी नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये ए और बी जो हैं ये दोनों एक दूसरे के इम्प्रॉपर सबसेट्स होंगे। यानी यहाँ पे मैं मेंशन करता चलूँ, इसको हम लिखेंगे ए इज़ द इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। जी बच्चों, ये बात समझ आ गई जी। ए इज़ द इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। तो इसको इस तरह से लिखा जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये हमारे पास लिखा गया आप सबसेट की डेफिनेशन, प्रॉपर इम्प्रॉपर सबसेट हमने समझ लिए। इसके बाद यहाँ पर इसी पेज नंबर 32 पर ये एक थ्योरम लिखा हुआ है। ये थ्योरम की स्टेटमेंट आप लोगों ने याद करनी है। द एम्प्टी सेट ऑफ अ सबसेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। यानी जो एम्प्टी सेट होता है वो हर सेट का क्या होता है? सबसेट होता है। और यहाँ पर इधर एक नोट लिखा हुआ है इसी पेज पर। ये नोट आप लोगों ने बच्चों बहुत अच्छे तरीके से समझना है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो है वो सेट ऑफ इंटीजर का सबसेट है, सेट ऑफ इंटीजर जो है वो सेट ऑफ रैशनल नंबर का सबसेट है, और सेट ऑफ रैशनल नंबर जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर का सबसेट है। यानी नेचुरल नंबर के सारे एलिमेंट जेड में हैं, जेड के सारे एलिमेंट रैशनल नंबर में हैं, और रैशनल नंबर के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो सेट ऑफ रियल नंबर में है। तो आप लोगों ने बच्चों इस चेन को याद करना है, इस पेज को यहाँ तक अब आप लोगों ने समझ लेना है। कल नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हमारा, उस लेक्चर में इंशाल्लाह 1-2 पॉइंट्स और हम डिस्कस करेंगे, पावर सेट को डिस्कस करेंगे, और उसके बाद फिर हम अपनी एक्सरसाइज जो है उसको स्टार्ट कर देंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए आप लोगों से मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।